Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 3, Government Budget and Fiscal Policy of the Government, and this is last lecture, lecture number 6, Finance Commission पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, TOR जिसे हम बोलते हैं, ग्रांट्स इन एड क्या होता है, कितना पैसा जाता है। तो पूरा फाइनेंस कमीशन को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे और यूनिट 3 को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन वाली यूनिट बहुत बड़ी नहीं है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, जिसमें फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है, करेंसी डिवोल्यूशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इस फाइनेंस कमीशन को कंप्लीट करते हैं। फाइनेंस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है क्योंकि उसके कुछ फंक्शन थे, उसको कुछ काम करना था। अगर किसी कमीशन को कोई काम करना है तो कुछ चीजें होंगी जिसका जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दे रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन को रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके कुछ फंक्शन थे। वो फंक्शन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो फाइनेंस कमीशन का काम समझ जाएंगे आप। तो प्रॉब्लम क्या थी भाई, आपको मैंने पूरा टैक्सेशन समझा दिया। और टैक्सेशन में अगर आपने गौर से देखा होगा तो यूनियन गवर्नमेंट के टैक्सेस बताए, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस बताए, जहां पर मैंने डायरेक्ट टैक्सेस भी बताए और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बताए। यूनियन गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, DDT, STT, CTT, ये सब मैंने आपको बताया। स्टेट गवर्नमेंट है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, CGST कलेक्ट करता है, SGST यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी याद है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, है ना, एक्साइज ड्यूटी, यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पर, डीजल पर, और यहाँ पर सेल्स टैक्स लेता है स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, अगर आपको याद नहीं है तो उसको रिवाइज कीजिए। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपने एकदम ध्यान से देखा और टैक्सेशन से आपने एक बात गौर की होगी, अगर ध्यान दिया होगा कि यूनियन गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर खूब ढेर सारा पैसा कलेक्ट करता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, खूब ढेर सारा पैसा आता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी इन कंपैरिजन टू यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स के नाम का पैसा कम आता है। यह बात क्लियर है? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन ज्यादा होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो नीचे लेवल पर है, लोअर लेवल पर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर खूब ढेर सारा काम करती है। तो बहुत ढेर सारी स्कीम, पॉलिसी जितनी भी इंप्लीमेंट करनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी होती है। पॉलिसी बनाता है यूनियन गवर्नमेंट है, इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। बिल्कुल, अब स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, पर पैसा नहीं है। क्यों भाई? कलेक्ट करके पैसा आया ही नहीं उनके पास। तो यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। अब यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है तो कितना पैसा देना है, यह कैसे डिसाइड किया जाए? ये एक प्रॉब्लम है, कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना पैसा दिया जाए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया? फाइनेंस कमीशन बनाया गया। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है भाइयों? यूनियन गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट में कितना देना है, ये काम है उसका। और भी काम है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। तो पहला आप समझ गए कि क्या काम है। यूनियन गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। समझाऊंगा अभी वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। स्टेट होता है, सेंटर होता है, स्टेट होता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है यहाँ पर, है ना, याद है आपको? पॉलिटी में आपने देखा होगा डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या होता है, हम उसे फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है। फिस्कल पॉलिसी आपको मैंने पूरी पढ़ा दी, जहां पर रेवेन्यू आता है, एक्सपेंडिचर होता है, याद है? याद होना चाहिए। तो फिस्कल फेडरलिज्म है क्या? फिस्कल प्लस फेडरलिज्म, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन करेंगे कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका डिवीजन करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उनको पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म refers to the division of responsibility of taxation and expenditure between different levels of the government, कि उसके पास टैक्स का कितना पैसा आएगा और वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। स्टेट के पास टैक्स का नाम पर कम पैसा आएगा और एक्सपेंडिचर उसको ज्यादा करना है। यूनियन गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर करना है पर टैक्स के नाम का पैसा बहुत ज्यादा आएगा।
तो यूनियन गवर्नमेंट को अपना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है ताकि वो भी अपना काम कर सके, पॉलिसीज को, स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर सके। यानी फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए काम कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। इसीलिए फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बना दिया। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसने फाइनेंस कमीशन को खुद ही बना दिया। तो फाइनेंस कमीशन किसी एक्ट से नहीं बना है, किसी लॉ से नहीं बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बनाया है। दैट मीन्स कि फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। यहां पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, देखिए फाइनेंस के बिना आप पावरफुल नहीं हो सकते। फाइनेंस आपके पावर का जरिया है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई काम करना है तो उसके पास फाइनेंस होना चाहिए। चलिए फाइनेंस पावर कैसा है इसको एग्जांपल से समझ लीजिए एक बार, आपके दिमाग में हमेशा ये बैठ जाएगा। आप एक चीज समझिए, अगर आपको किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, वैसे करना नहीं चाहिए, पर किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है तो उसके हाथ में कभी पावर नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल लें आप विमेन का, एंशिएंट टाइम से सर, एंशिएंट टाइम से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता आया, हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है विमेन का। बिल्कुल विमेन का एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होता रहा है क्योंकि विमेन के पास पावर नहीं थी। विमेन के पास पावर नहीं थी और उनको पावर कभी दी नहीं गई, क्योंकि अगर उनको पावरफुल बना देते तो उनका कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता। तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन करना था, इसलिए पावर उनको कभी दी नहीं गई। और ये पावर उनसे हमने कैसे छीनी? विमेन को हमने अच्छी एजुकेशन नहीं दी। एजुकेशन अच्छी क्या, एजुकेशन ही नहीं दी, अच्छी स्किल नहीं दी। और स्किल होती तो उनके पास जॉब होती, जॉब होती तो उनके पास पैसा होता, फाइनेंस होता, फाइनेंस होता तो वो इंडिपेंडेंट होती सर, इंडिपेंडेंट। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने पापा के ऊपर, अपने भाई के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होती। जब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। यानी एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस नहीं था, पावरफुल नहीं थी, वो किसी पर डिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी। अगर इंडिपेंडेंट होती विमेन तो कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता। तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना था उस समय, तो उन्होंने क्या किया? एजुकेशन छीन ली, स्किल छीन लिया, जॉब ही नहीं दी, डिपेंडेंट बना के रखा, अपने ऊपर डिपेंडेंट, पति ने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखा। तो उससे क्या हुआ? उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि विमेन के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है तो क्या करना चाहिए? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, उसको स्किल दो, और उसको स्किल देने के बाद उसको जॉब दो, जॉब अपॉर्चुनिटी दो, वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो विमेन का। वो पावरफुल बनेंगी, वो इंडिपेंडेंट बनेंगी, उनके हाथ में फाइनेंस आएगा, और जिसके हाथ में फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया, तो वो पावरफुल हो जाएगा। आप भिखारी को जाकर चांटा मार सकते हैं सर, मुकेश अंबानी को चांटा मार दिया तो आपकी औकात नहीं होगी उस समय, आपको पता नहीं कहां फेंकवा देगा। पावर है सर। तो जिसके पास फाइनेंस है उसके पास पावर है, और पावरफुल आदमी का कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, पावरफुल इंसान का कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि किसी के हाथ से फाइनेंस छीन लो तो वो पावरफुल नहीं रहेगा। और ब्रिटिशर्स का एग्जांपल ले लीजिए आप। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कोलोनाइज किया, क्या छीना हमसे? सबसे पहले हमारी इकोनॉमी छीनी, हमसे हमारा पैसा छीन लिया। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, फाइनेंस नहीं रहा, हम भिखमंगों की तरह घूम रहे थे कि पैसा दे दीजिए, तो उन्होंने क्या किया? हमसे पैसा छीनने के बाद हमें अपना गुलाम बना लिया, स्लेव बना लिया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। क्यों? क्योंकि हमसे हमारा फाइनेंस छीन लिया। अगर आपने देखा होगा 1919 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायरकी आपने देखा होगा, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी स्टेट लेवल पर। वहां पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में हमें तुच्छ सब्जेक्ट दिए थे, जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट दिए थे। और हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको करने के लिए क्या चाहिए? हमको पैसा चाहिए था। तो हेल्थ की मिनिस्ट्री इंडियंस के पास थी, एजुकेशन की मिनिस्ट्री इंडियंस के पास थी, पर रिजर्व सब्जेक्ट में फाइनेंस था। फाइनेंस का पूरा पावर गवर्नर को था। तो अगर हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आगे जाकर हमको भीख किससे मांगनी पड़ती थी? अगेन गवर्नर से। तो सब्जेक्ट तो हमें दे दिया, थोड़ा सा पावर तो हमें दे दी, लेकिन पावर वो यूजलेस थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंस तो था ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंडर रख ली, बाकी ऐसी एरी गैरी मिनिस्ट्री हमें दे दी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? दिमाग लगाया सर, उनके पास दिमाग था। उन्होंने क्या किया? उन्हें पता था कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, फाइनेंस छीन लो और एक्सप्लॉयटेशन करो। तो फाइनेंस किसी से भी छीन लो, एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस देना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसीलिए किसी लॉ से नहीं, पता चले आगे चल के पार्लियामेंट वो लॉ बनाए ना बनाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, बाबा अंबेडकर,
उन्होंने फाइनेंस कमीशन का ही गठन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल में लिखा है कि फाइनेंस कमीशन होगा। कौन-सी जुडिशियल बॉडी होगी? एक चेयरमैन और 4 मेंबर होंगे, एक सेक्रेटरी साहब भी होंगे। कौन कौन से मेंबर है? इस समय 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है 2020 से 2026 तक, 15th फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन है एनके सिंह साहब, अरविंद मेहता है सेक्रेटरी, याद नहीं करना है, चेयरमैन साहब का नाम याद होना चाहिए बस, बाकी किसी का नाम याद नहीं करना। श्री शक्तिकांत दास साहब, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक मेंबर है। अनूप सिंह मेंबर है, रमेश चंद मेंबर है, अशोक लाहिरी मेंबर है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये रहे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनके सिंह साहब। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये हर 5 साल के लिए होता है, यानी इनका टर्म क्या होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन का टर्म है 6 ईयर्स के लिए। क्यों है मैं समझाता हूं। इनके क्या मेंबर्स एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए? वैसे ये पॉलिटी की चीजें आप देख लीजिएगा, ये एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। और जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, ये याद रखिएगा, जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बाइंडिंग नहीं है कि कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। रिकमेंडेशन दिया जैसे सेंट्रल एनके सिंह साहब ने कि कोई रिकमेंडेशन है कि इतना पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, दैट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखकर आ जाए कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन बाय द फाइनेंस कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाइंडिंग नहीं है। ऐसा ये चलता आ रहा है कि कभी उनके रिकमेंडेशन को हमेशा मान लिया गया है, कभी उनको नकारा नहीं गया है, ये प्रचलन चलता हुआ आ रहा है। दैट इज वेरी गुड, ठीक है, इतना आप समझ गए, बहुत अच्छी बात। तो आप ये 5 चीजें समझ गए कि आर्टिकल 280 कॉसी जुडिशियल बॉडी, 1 चेयरमैन 4 मेंबर हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और रिकमेंडेशन उनकी नॉट बाइंडिंग है। तो भाई अगर हम ये देखें 12th से देखें 15 तक कैसे आए हम। 12th फाइनेंस कमीशन था 2005 से 10, कौन थे चेयरमैन? सी रंगराजन साहब। 13th विजय केलकर साहब। 14th YV रेड्डी साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड 15th है एनके सिंह साहब 2020 से 21 के लिए और देन 21 से 26 के लिए। इन्होंने 2 रिपोर्ट बनाई है, एक रिपोर्ट बनाई है 2020-21 के लिए और एक रिपोर्ट बनाई है 2021-26 के लिए। तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को चेंज करके हमने यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी थी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। तो 2019 में ये चीज की गई। तो एनके सिंह साहब ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपने इतना बड़ा चेंज कर दिया है और मुझे फिर से सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि यूनियन गवर्नमेंट का कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट कम हो गया है। तो ये सब मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं केवल अभी अर्जेंट बेसिस पे 2020-21 का आपको रिपोर्ट बना के देता हूं 1 साल के लिए, और फिर 2021 से 26 के लिए 5 साल के लिए दोबारा रिपोर्ट बना के दूंगा जो होगी सेकंड रिपोर्ट ऑफ एनके सिंह। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 2020 से 2026 तक के लिए रिकमेंडेशंस दिए, समझ सकते हैं आप, ठीक है भाई। अब ये रिकमेंडेशन क्या थे, ये 30.5% क्या है, 32% क्या है, 42% क्या है, इसको समझ लेते हैं। यानी वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ये है क्या। ये आप फोटो देखिए भाई, जब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जितना पैसा देगी तो स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि यूपी गवर्नमेंट को कितना पैसा देगी, सभी स्टेट्स को कितना पैसा कंबाइंड रूप में देगी। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट के पास 100 रुपए हैं, उसने अगर लेट से 41 रुपीज कंबाइंड स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए हैं, इस चीज को बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। यानी यूनियन गवर्नमेंट ने अपना कितना पैसा कंबाइंड सभी स्टेट्स को दिया है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब समझ गए, जैसे कि ये पापा हो गए और ये सब बच्चे हो गए, 1 1 2 4 करके ये 28 बच्चे हैं, इन कंबाइंड 28 बच्चों को कितना पैसा दिया, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। इन स्टेट्स ने आपस में कितना कितना पैसा बांटा, अब इन बच्चों ने आपस में कितना कितना पैसा बांटा, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना पैसा दिया, ये होगा वर्टिकल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होगा कि आपस में इन्होंने कितना कितना बांटा, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है भाई। तो भाई यूनियन गवर्नमेंट कौन सा वाला पैसा बांटेगी, उसके पास कौन से पैसा आया होगा वो वाला पैसा बांटेगी और नहीं बांटेगी, समझिए इस चीज को। देखिए यूनियन गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन से जितना पैसा आया वो ठीक है, उसमें सेस को हटा देंगे, सेस हटा देंगे, सरचार्ज को हटा देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स का जो IGST आया हुआ वो भी हटा देंगे। इन 3 को हटा देंगे। लेट से पूरा 120 रुपए आया है, उसमें सेस, सरचार्ज और IGST का है 20 रुपीज, तो 100 रुपीज में से ही उसका सर्टेन परसेंटेज
स्टेट गवर्नमेंट को वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर दिया जाएगा। समझे क्या? समझे? ऐसा समझो, जैसे एग्जांपल मैं लूं, इसको समझो। इधर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता था, याद है आपको? सरचार्ज क्या था? टैक्स ऑन टैक्स। सब कुछ पढ़ाया है, भूलिएगा नहीं, दोबारा बताऊंगा नहीं तो। इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर इन कंबाइंड जितना भी टैक्स आएगा उसके ऊपर सेस लगेगा। मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि इनकम टैक्स के नाम पर जितना पैसा आया उसको सेंटर और स्टेट में बांटा जाएगा। कौन बांटेगा? फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह साहब। सेस और सरचार्ज का पैसा नहीं बांटा जाता, और ऐसे ही आईजीएसटी का पैसा नहीं बांटा जाता। तो जितना पैसा है उसमें अगर आईजीएसटी, सेस और सरचार्ज हटा दूं, उसके बाद जितना पैसा बचता है उसको बोलते हैं हम डिविजिबल पूल ऑफ यूनियन टैक्सेस। डिविजिबल पूल ऑफ यूनियन टैक्सेस का मतलब कि इतना टैक्स, अब ये डिविजिबल है, इसका इतना परसेंट आप दे सकते हैं। यानी 100 रुपीज का कितना परसेंट आपको देना है आप डिसाइड कर लो। तो 100 रुपीज क्या था एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया, वो था डिविजिबल पूल ऑफ यूनियन टैक्सेस। समझी इस चीज को? बहुत बढ़िया। तो लेट्स से कि 100 रुपीज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 100 रुपए है डिविजिबल पूल ऑफ यूनियन टैक्सेस। मैं इसको हर बार 100 रुपीज का एग्जाम्पल दूंगा, आपको याद रखिएगा। उसमें इन्होंने 41 रुपीज वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर दे दिए, यानी 41 रुपीज कंबाइंड सभी स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया, ऐसा 15th फाइनेंस कमीशन कहता है। उसके पहले वाला क्या कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पे? सी रंगराजन साहब कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपीज हैं डिविजिबल पूल पे तो 30.5 रुपीज ही दीजिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंबाइंड। फिर 13 फाइनेंस कमीशन आया 2010 से 15 के बीच में, विजय केलकर साहब, उन्होंने कहा 32%, यानी 100 रुपए में से 32 रुपए आप दीजिए। फिर वाईवी रेड्डी साहब आए, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई भी थे ये, और फिर ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी बने 14th फाइनेंस कमीशन के। उन्होंने कहा 42% आपको स्टेट गवर्नमेंट को वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर देना चाहिए, यानी 100 रुपए में से 42 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को देना चाहिए वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर कंबाइंड। फिर एनके सिंह साहब आए, उन्होंने कहा कि 42% नहीं 41% देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके समय पर क्या, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, तब वो स्टेट रहा नहीं। यूनियन टेरिटरी है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यूनियन की होगी। यूनियन का सिक्योरिटी का खर्चा बढ़ जाएगा, डिफेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, तो यूनियन का कुछ खर्चा बढ़ जाएगा। तो जितना भी आप टैक्स के नाम पर, अगर 100 रुपए था तो आप पहले 42 रुपए देते थे, तो भाई 42 की जगह 41 रुपए ही दो, क्योंकि 1 रुपए आप काट लो, क्योंकि 1 रुपए का डिफेंस सिक्योरिटी में खर्चा करना पड़ेगा जो 2 यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई हैं। तो ये लॉजिक दिया गया 42 से 41% करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट कम हो गया, तो अब एक स्टेट कम हो गया तो उसको पैसा क्यों देना है? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को ही देखना है उसको, तो यूनियन गवर्नमेंट उसका खर्चा देखेगी, तो यूनियन गवर्नमेंट का कम पैसा जो है वो वाला पैसा ना दिया जाए, यानी 41% ही स्टेट को वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर दिए जाए। ये आप समझ गए, ये 41% सेकंड रिपोर्ट में भी 41% ही है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन आप समझे कि यूनियन गवर्नमेंट ने कंबाइंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दे दिया। अब कंबाइंड इनको 41 रुपीज मिल गए हैं, ठीक है। अब ये 41 रुपीज ये आपस में कैसे बांटेंगे? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। भाई अगर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आपको करना है तो 3 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। नीड ऑफ द स्टेट, स्टेट को कितनी जरूरत है पैसों की, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि आप कितना जरूरत है, आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही पैसा देंगे। अब जो हिल्स एरिया के स्टेट होंगे उनको इतनी जरूरत नहीं होगी जितना यूपी बिहार को जरूरत होगी, तो हिल्स वालों को कम देना चाहिए। तो जितनी जिस स्टेट की नीड है उसको उस हिसाब से पैसा देंगे। इक्विटी अमंग द स्टेट, इक्वलिटी नहीं सर, इक्विटी। इक्विटी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने आपको ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाले लेक्चर में ये चीज समझाई थी। जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इक्विटी और इक्वलिटी का डिफरेंस समझाया था। स्टेट्स के बीच में इक्विटी रहे ये इंश्योर करना पड़ेगा। और तीसरा है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, जो स्टेट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी आपका पैसा का सही से यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसको रिवॉर्ड के रूप में और पैसा दो। तो ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए। यानी अगर आपस में स्टेट को कितना कितना पैसा दिया जाए तो फाइनेंस कमीशन क्या कहेगा, इन स्टेट्स में पैसा बांटना है मुझे, क्योंकि अब मैंने यूनियन से लेकर स्टेट में पैसा दे दिया कंबाइंड। अब यूपी, बिहार, सिक्किम, मिजोरम, इन सब में पैसा मुझे बांटना है। किस स्टेट को मैं कितना पैसा दूं, मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया देखते हैं और 15th फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया दे रहे हैं। 3 प्रिंसिपल हमने देख लिया, अब क्राइटेरिया देख रहे हैं हम, ठीक है। क्राइटेरिया देखते हैं, तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं हम 14th फाइनेंस कमीशन का। ये क्राइटेरिया समझिए। 14th फाइनेंस कमीशन यानी वाईवी रेड्डी साहब जो 2015 से 20 का रिकमेंडेशन दिया था वाला देख रहे हैं। फिर हम यहां पर एनके सिंह साहब का देखेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे बिल्कुल। तो वाईवी रेड्डी साहब ने कहा
कि स्टेट्स के बीच में आपस में पैसा बांटना है। हम सबसे पहले पॉपुलेशन देखेंगे। 1971 में पॉपुलेशन किसके पास कितनी थी? जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा पैसे देंगे। तो पॉपुलेशन का वेटेज उन्होंने दिया 17%। 17% वेटेज है, यानी अभी आपके पास जितने क्राइटेरिया है उनका वेटेज डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें पॉपुलेशन को हम 17% वेटेज देंगे, डेमोग्राफिक चेंज को इतना % वेटेज देंगे, इनकम डिस्टेंस को इतना % वेटेज देंगे। तो सर्टेन वेटेज वो डिसाइड करेंगे और फिर वो कैलकुलेट करेंगे कि कितने स्टेट को कितना रुपए देना है, कौन से स्टेट को कितना रुपए देना है। हम यहाँ पर क्राइटेरिया समझ रहे हैं, वेटेज आपको मैं बताता जा रहा हूं। पॉपुलेशन 1971 में जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। 17% वेटेज के हिसाब से उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी अगर यूपी की पॉपुलेशन केरल की पॉपुलेशन से ज्यादा है तो यूपी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू केरल। ऐसा पॉपुलेशन वाली बात आपको देखकर समझ में आती है। जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसके पास उतना ज्यादा फाइनेंस, समझिए, ठीक है, पहला एंगल। दूसरा क्राइटेरिया डेमोग्राफिक चेंज, यानी 2011 का सेंसस हुआ होगा, पॉपुलेशन में कुछ चेंज हुआ होगा। यहां पर देखा जाएगा कि डेमोग्राफी में कितना चेंज हुआ है, यानी 2011 के 1971 के कंपैरिजन में 2011 में कितनी पॉपुलेशन है। तो अगर डेमोग्राफी में जितना चेंज होगा उस हिसाब से उतना पैसा उनको दिया जाएगा। तो यूपी में अगर ज्यादा चेंज आएगा तो यूपी में उनको दिया जाएगा पैसा, ताकि अब ये समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में या तो बच्चे ज्यादा पैदा हो गए हैं या किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि माइग्रेशन के नाम पर लोग ज्यादा आ गए हों। माइग्रेशन के नाम पर अगर लोग ज्यादा आ गए हैं तो स्टेट में उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर 2011 में सेंसस हुआ होगा तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। अब जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा पॉलिसीज स्कीम का पैसा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग हैं तो वहां पर इंप्लीमेंटेशन के नाम पर ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए उस स्टेट को ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो डेमोग्राफिक चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसा देना चाहिए। उसका कितना है, 10% का वेटेज दिया, ठीक है भाई। इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस समझने के लिए आप समझ सकते हैं, इसके लिए पर कैपिटा इनकम निकालनी है स्टेट की। स्टेट की पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे भाई, स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा कुछ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल प्रोडक्शन कितना हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का उस स्टेट में, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो पर कैपिटा इनकम निकल आएगी हर एक इंसान की पॉपुलेशन में। पूरे जीएसडीपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। अब हर स्टेट की पर कैपिटा इनकम निकाल लो, जिसकी सबसे ज्यादा हो उसको लिख लो यहां पर कि भाई इसकी इतनी पर कैपिटा इनकम है। अब दूसरों की पर कैपिटा इनकम देखो किसकी कितनी कम है। जिसकी जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम कम होगी इन कंपैरिजन टू सबसे अबव वाले की, उसको उतना ज्यादा पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा गरीब है। जो जितना ज्यादा गरीब है, बिहार अगर सबसे ज्यादा गरीब है, उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, तो बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो जो ज्यादा गरीब है उसकी नीड ज्यादा है, उसको पैसा ज्यादा देना चाहिए। समझ गए इसका? तो इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनकम हाईएस्ट इनकम ये हो गई। अब इससे जिसकी ज्यादा डिस्टेंस हो, इनकम डिस्टेंस, एक स्टेट की इनकम इतनी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, दूसरे स्टेट की इतनी है, यानी डिस्टेंस कितना का होगा, इसको बोलेंगे हम इनकम डिस्टेंस। समझिए इस बात को? तो जिसका इनकम डिस्टेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा दिया जाए। बिल्कुल बात सही है। वेटेज कितना दिया हमने, 50% का हमने वेटेज दिया यहां पर। फिर है एरिया, जिस स्टेट का एरिया ज्यादा है उसको भाई उतना ज्यादा पैसा दीजिए। अब अगर सिक्किम इतना सा है तो वहां पर कितने लोग होंगे, है ना, उसका एरिया कम है, तो वहां पर उसके एरिया के हिसाब से उसको कम पैसा दीजिए। यूपी का एरिया ज्यादा है तो यूपी को ज्यादा पैसा दीजिए। फॉरेस्ट कवर, पांचवा क्राइटेरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर। जिस स्टेट का जितना अच्छा फॉरेस्ट कवर है उसको उतना ज्यादा पैसा दीजिए। ऐसा क्यों है भाई? इसका एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला का कॉन्सेप्ट। समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है वैसे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझिए आराम से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को आपने लूज किया है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, लॉस ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को समझते हैं। आज सभी लोग अभी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप मेरा ये लेक्चर नहीं देख रहे होते तो आप सेकंड, आपका प्रायोरिटी में क्या काम था, हो सकता है लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना हो, यानी अगर मेरा लेक्चर आप ये देख नहीं रहे होते तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होते। तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होते, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, लक्ष्मीकांत, उससे जो नॉलेज मिलती वो। तो आपने मुझसे ये नॉलेज लेने के चक्कर में, मुझसे पढ़ने के चक्कर में आपने लक्ष्मीकांत से जो नॉलेज लेनी थी वो आपने लॉस कर दी। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर स्टडिंग। मुझसे पढ़ने के लिए आपकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझिए इस चीज को? यानी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कुछ है, उसके नीचे प्रायोरिटी में सेकंड अल्टरनेटिव है, तो सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी को आप करोगे, सेकंड वाले को आप लॉस कर दोगे। तो जब भी होगा ऐसा ही होगा, हमेशा यही होगा
कि आपके पास कोई 2-3 प्रायोरिटी होंगी, सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी को आप काम करोगे, दूसरी वाले को आप लॉस कर दोगे। उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर सबसे पहला काम आप नहीं कर रहे होते तो दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था आपके पास। एक एग्जांपल जैसे ये लो यार, आपके पास हाथ में कैश है, ठीक है, अगर आपके हाथ में कैश है यानी आपकी सबसे प्रायोरिटी सबसे पहली क्या है कि मुझे हाथ में कैश रखना है। सेकंड अल्टरनेटिव क्या था आपके पास कि मुझे हाथ में पैसा नहीं रखना है, मैं बैंक में जाऊंगा, अपना पैसा जमा कराऊंगा और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपने पैसा को होल्ड नहीं किया होता अपने हाथ में तो आप बैंक में जाते, उसको आपका इंटरेस्ट मिलता, उस पर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलता आपको, है ना। तो आपने पैसा होल्ड करने के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस कर दी। क्या थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। इंटरेस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। पैसा हाथ में होल्ड करने के लिए, एज अ कैश होल्ड करने के लिए आपने क्या खोया? अपना इंटरेस्ट लॉस कर दिया। तो जो इंटरेस्ट आपने लॉस किया वो क्या है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इजी वो है। अब यहां पर क्या रिलेवेंस है? जिस स्टेट का फॉरेस्ट कवर जितना ज्यादा होगा, अब समझो यहां पर अगर उसने क्या किया होता कि फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट का ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, बिल्कुल। अब फॉरेस्ट कवर ऐसा क्यों है ये समझते हैं। अगर वो फॉरेस्ट कवर उसका ज्यादा नहीं होता तो वो क्या करता? वो वहां पर उसको साफ करके, स्टेट वहां पर साफ करके इंडस्ट्रीज बनाता। इंडस्ट्री बनाता तो इंडस्ट्री कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती, उससे उसको टैक्स मिलता। उसने टैक्स को लॉस कर दिया, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि मुझे फॉरेस्ट रखना है, मैं इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मेरा टैक्स लॉस हो रहा है। तो फॉरेस्ट रखने के लिए उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लॉस की? टैक्स। तो फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है? फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि बिकॉज जिस स्टेट का फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, क्योंकि उसने इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया है, इसलिए उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टैक्स उसको नहीं मिला, वो लॉस कर दिया उसने। इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए जिस स्टेट का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उसको हम उतना ज्यादा पैसा देंगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, तो भाई 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी साहब ने ये 5 क्राइटेरिया को यूज किया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, इनकम डिस्टेंस, एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। ये 5 क्राइटेरिया को उन्होंने यूज किया, ठीक है। अब 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह वाले हैं उन्होंने क्या किया? इनकम डिस्टेंस, उन्होंने वही किया, इनकम डिस्टेंस, उसका बस वेटेज कम कर दिया। वहां पर 50% था, यहां पर 45% था। तो इनकम डिस्टेंस का वेटेज दोनों में ही सबसे ज्यादा है। तो अगर पूछा जाए कि क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो इनकम डिस्टेंस का ही वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर एरिया, जिसका एरिया ज्यादा उसको पैसा ज्यादा, यहां पर वेटेज कितना है? 15%, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन ले गए यहां पर। अब समझिए, यहां पर एक चीज समझ जाएंगे तो यहां पर सब कुछ समझ जाएंगे। 2011 की पॉपुलेशन हम देखेंगे और उस हिसाब से जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको उतना ज्यादा फाइनेंस देंगे, ठीक है भाई। पहले हम 2011 का, पहले हम 1971 का सेंसस यूज कर रहे थे, अब हम 2011 का सेंसस यूज कर रहे हैं। तो 1971 से 2011 तक तो यूपी ने खूब बच्चे पैदा कर करके क्या किया? पॉपुलेशन खूब बढ़ा ली होगी। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी फाइनेंस कमीशन उसको उतना ज्यादा पैसा देगा, बिल्कुल। तो योगी साहब क्या कहने लगेंगे? योगी साहब ये कहने लगेंगे कि खूब बच्चे पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो। हर घर में जाकर यही बोलेंगे कि हमें आपसे 8 बच्चे चाहिए, हमें आपसे 15 बच्चे चाहिए, हमें आपसे, ये हमारा गोल है, हमारा टारगेट है। ऐसा वो क्यों कहेंगे? क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो फाइनेंस कमीशन उतना ज्यादा पैसा यूपी गवर्नमेंट को देगा। और केरला वहां पर बहुत गुस्सा होगा। क्यों भाई? 1971 से केरल ने पॉपुलेशन कंट्रोल में खूब ढेर सारे एफर्ट किए हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग में इतना ध्यान दिया है, तो उसने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। तो उसकी पॉपुलेशन कम रह गई। पॉपुलेशन कम है तो फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में उसको कम पैसा देगा। तो केरल क्या बोल रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, फैमिली प्लानिंग की, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, इतने एफर्ट करने के बाद, मतलब मैंने इतने अच्छे काम किए, और जब पैसा मिलने की बात आई, फाइनेंस मिलने की बात आई, तो आप मुझे ही कम पैसा दे रहे हो। मेरे एफर्ट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, मुझे ज्यादा पैसा देना चाहिए था। आप 2011 का सेंसस यूज करोगे तो यूपी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा, केरल को कम पैसा मिलेगा। ये तो नाइंसाफी हुई। एनके सिंह साहब ने कहा कि ठीक है, नाइंसाफी है, तो मैं एक काम क्या करता हूं कि पॉपुलेशन के नाम का, पॉपुलेशन का कितना वेटेज है? 15% वेटेज है। पॉपुलेशन का कितना वेटेज है? 15%। जिसका जितना ज्यादा पॉपुलेशन उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेंगे। सेकंड उन्होंने कहा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखेंगे
टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि एक विमेन अगर अपनी फर्टिलिटी पीरियड में है तो कितने बच्चों को जन्म देती है। लेट्स से सभी विमेन इंडिया में हर एक विमेन जो है 3 बच्चों को जन्म देती है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या आएगा, 3 आएगा। हम 2 हमारे 3, इससे क्या होगा, 2 जब माँ बाप मर जाएंगे तो 2 तो रिप्लेस करने के लिए बच्चे हैं ही, एक और बढ़ जाएगा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है तो क्या होगा, हम 2 हमारे 2, तो 2 मम्मी पापा चले जाएंगे तो 2 रिप्लेस करने के लिए बच्चे हैं, यानी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। समझ रहे हैं ना। तो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 होगा तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। तो जिस स्टेट ने टोटल फर्टिलिटी रेट जितना कम किया होगा, यानी जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में जितने ज्यादा एफर्ट डाले होंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट जितना ज्यादा कम किया होगा, उसको हम उतना ज्यादा पैसा देंगे, ऐसा कह रहे हैं एनके सिंह साहब। एनके सिंह साहब क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या बोल रहे हैं, स्टेट दैट हैव टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस किया होगा जिन्होंने, उसको हम ज्यादा पैसा देंगे। और वेटेज कितना रखा, 12.5%। तो जिसके पास जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसका वेटेज है 15%, और जिसने जितना ज्यादा कम किया होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट जितना ज्यादा कम किया होगा उसको 12.5%। तो उन्होंने उस चीज को बैलेंस करने के लिए काम किया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में हम 10% देंगे। टैक्स एफर्ट नाम का ये एक चीज उन्होंने ऐड किया, टैक्स एफर्ट। टैक्स एफर्ट का मतलब क्या हुआ भाई, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, अब बहुत लोग हैं टैक्स पे नहीं करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट करेगी, टैक्स कलेक्शन जितना ज्यादा अच्छा करेगी, हम उसको उतना ज्यादा पैसा देंगे। फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन में जितना ज्यादा हेल्प करेगी, जितना ज्यादा एफर्ट करेगी, हम उसको उतना ज्यादा पैसा देंगे। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो ब्लैक मनी कम होगा ना, क्योंकि सब लोग टैक्स भरेंगे तो ब्लैक मनी कम हो जाएगा। तो पैरेलल इकोनॉमी जो ब्लैक मनी की चल रही है, उसकी वजह से बहुत ढेर सारे चैलेंजेस है, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जितना ज्यादा टैक्स एफर्ट दिखाया होगा, उसको उतना अच्छा पैसा देंगे। तो स्टेट के हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए कुछ क्राइटेरिया थे, जिसमें टैक्स एफर्ट वाला क्राइटेरिया, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट वाला क्राइटेरिया 15th फाइनेंस कमीशन ने ऐड किया। बाकी सब तो पहले से थे, है ना, लेकिन बाकी सब में भी डिफरेंस है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस याद कीजिए, याद है ना आपको, हाँ। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की, जो जितना ज्यादा रिड्यूस करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा 15th फाइनेंस कमीशन में। तो ये मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया, ये आप उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सब भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, टैक्स एफर्ट नाम की कोई चीज है ना। ये याद रखिए कौन सा सेंसस का पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं 15th फाइनेंस कमीशन में, 2011 सेंसस का यूज कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, इन क्राइटेरिया को लेकर सभी स्टेट्स में पैसा बांट रहे हैं आपस में, है ना। वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर हमको 41% यानी 41 रुपीज मिल गया है। 41 रुपीज को अब आपस में कैसे बांटना है, इसके लिए 6 क्राइटेरिया है 15th फाइनेंस कमीशन के। उन 6 क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वेटेज किसका है, इनकम डिस्टेंस का। बहुत बढ़िया, एक ऐड क्या हुआ, टैक्स एफर्ट वाला ऐड हो गया है, ठीक है। छठवां जो ऐड हुआ है वो है टैक्स एफर्ट। इतना आप समझ गए, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो 15th फाइनेंस कमीशन का आप काम समझ गए हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन, आपस में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये आप समझ गए। चलिए, तो एनके सिंह की 2 रिपोर्ट थी, आपने एक रिपोर्ट समझ ली और दूसरी रिपोर्ट समझ ली 2021 से 2026 के लिए, ठीक है। दोनों में 41% है वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पे, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के ये 6 क्राइटेरिया हैं वहां पर। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया इसमें इतनी मिर्ची डाल देना, इतना प्याज डाल देना, और ये आलू कम डालना, ये मीठी वाली चटनी डाल देना, हरी वाली चटनी इतनी डाल देना। फिर आप क्या करते हैं, कस्टमाइज करके अपने हिसाब से जो आपको गोलगप्पा जिस तरह का पसंद होता है उस तरह का आप खाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं एनके सिंह साहब से कि ये मेरे कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, यानी मैं अपनी गोलगप्पे में इतना हरी चटनी, इतनी लाल चटनी, इतना प्याज और इतना ये सब मैं चाहता हूं ताकि मुझे बहुत टेस्टी लगे, मुझे ऐसे कुछ चीजें चाहिए आपसे। तो फाइनेंस कमीशन कहता है ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है, कस्टमाइज करके आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट कि मुझे ये चीज चाहिए, इन काम को हम कैसे करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं एनके सिंह साहब से कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के नाम पर कितना पैसा देना है, पहले चीज तो आप ये बताइए, ठीक है। दूसरा मुझे स्टेट्स को कितना ग्रांट में पैसा देना है। एक लोन होता है, एक ग्रांट होता है, आपको पता है वो ग्रांट, अनुदान हम किसे कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा चीज आप ये बताइए। तीसरा चीज आप ये बताइए कि हाउ टू ऑगमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड टू हेल्प दियर PRI एंड ULB, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भी पैसा मिल सके, स्टेट से भी पैसा मिल सके, उसको हम कैसे ऑगमेंट करें।
और कोई और मैटर जो भी प्रेसिडेंट कहना चाहें वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन को, एनके सिंह साहब को, कि मुझको कुछ ऐसा चाहिए, समझ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा गोलगप्पा, मुझे कुछ इस टेस्ट का चाहिए, है ना। तो अदर मैटर्स में उन्होंने क्या कहा इस बार 15 फाइनेंस कमीशन से, ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको कि वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ग्रांट इन एड समझ में आ गया आपको, और साथ में ये भी समझ में आ गया कि हाउ टू ऑगमेंट वाला ये प्रोसेस समझ में आ गया। और क्या बातें कही प्रेसिडेंट साहब ने कहा था यूज 2011 सेंसस फॉर कैलकुलेशन, याद है अभी मैंने आपको क्राइटेरियम बताया था कि पॉपुलेशन जो यूज होगी 2011 सेंसस की यूज होगी। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कि 2011 सेंसस को यूज कीजिएगा, पॉपुलेशन को यूज कीजिएगा आप हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में। यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू इंडिया 2022 विजन, तो भारत सरकार का जो न्यू इंडिया 2022 विजन है उसको ध्यान में रखते हुए हमको यह बताइएगा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना पैसा दे। समझे इस चीज को, क्या है भैया ये मिशन न्यू इंडिया 2022 मिशन क्या है, विजन क्या है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स 175 गीगावाट्स बाय 2022, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, क्लाइमेट चेंज, यूटीज जो अभी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के यूटीज हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ न्यू इंडिया 2022 का कुछ विजन है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसके लिए पैसा लगेगा। तो फाइनेंस कमीशन से यह कहा कि इस विजन में जो भी पैसा चाहिए होगा, तो ध्यान में रखिएगा जब भी आप वर्टिकल डिवोल्यूशन करें, यूनियन गवर्नमेंट का कुछ पैसा निकाल के स्टेट गवर्नमेंट्स को दें, तो याद रखिएगा कि यूनियन गवर्नमेंट्स के भी कुछ काम है जो उन्हें वो अचीव करना चाहता है, तो उसी चीज को याद रखिएगा तब ये सारे आप काम करिएगा। अब स्टेट इसमें अप्रिहेंसिव है, क्यों भाई, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब काम करने के चक्कर में यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पैसा अपने पास रख लेगा और वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर हमें कम परसेंटेज देगा, तो ये अप्रिहेंशन है स्टेट गवर्नमेंट्स का। थर्ड, रिकमेंडेशन मेजर्स फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन डिसिप्लिन यूनियन और स्टेट्स का। फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट को हमको 3.5% ऑफ जीडीपी तक रखना है, यानी फिस्कल डेफिसिट को इतना ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, इसको क्या बोलेंगे हम, फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी हमें खर्चा कम करना है और रेवेन्यू ज्यादा लाना है। तो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जाएं ताकि फिस्कल कंसोलिडेशन हो सके, यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, ऐसे आप मेजर्स को भी रिकमेंड कीजिएगा फाइनेंस कमीशन साहब, प्रेसिडेंट साहब ऐसा उनको कह रहे हैं, ठीक है। हाउ टू फाइनेंस डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, तो भैया जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसे डिजास्टर्स के लिए, कोविड-19 जैसे डिजास्टर्स के लिए कुछ फंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो इस डिजास्टर को मैनेज कैसे करें, इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे फाइनेंस करें, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, तो फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट साहब ने फाइनेंस कमीशन को कहा कि जो स्टेट जितना अच्छा परफॉर्म करे उस स्टेट को उतना ज्यादा पैसा दीजिएगा। तो याद कीजिए वो टैक्स एफर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट जितना अच्छा टैक्स एफर्ट करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। 2.5% वेटेज था वहां पर, याद कीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट जिसने जितना ज्यादा कम किया होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव, जो स्टेट गवर्नमेंट जितना अच्छा काम करे, जितना अच्छा परफॉर्म करे उसको उतना ज्यादा पैसा दीजिए। तो ये कुछ उन्होंने, प्रेसिडेंट ने जो है फाइनेंस कमीशन को सुझाव दिए थे अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में। और 2019 में जुलाई में यह भी कहा था कि सजेस्ट वेज फॉर एलोकेशन ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। नॉन लैप्सेबल फंड्स क्या होते हैं, लैप्सेबल फंड्स क्या होते हैं, ऐसे फंड जो लैप्स ना हो। नॉन लैप्सेबल का मतलब यह है कि हर बजट में उसके लिए हमको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, यानी अगर मैंने एक बार एक बजट में उससे कहा है कि इतना पैसा हमें आप एलोकेट कर दीजिए, उस चीज के लिए वो पैसा एलोकेट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल तक अगर वो पैसा यूटिलाइज नहीं किया गया तो वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स नहीं होगा, नॉन लैप्सेबल फंड है, वो आपके पास ही रहेगा। समझिए इस चीज को। तो नॉन लैप्सेबल फंड, तो कुछ होते हैं लैप्सेबल फंड, जो फंड लैप्स हो जाते हैं, अगली बार फिर से उसके लिए हमको अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। कुछ नॉन लैप्सेबल होते हैं जो लैप्स नहीं होते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नॉन लैप्सेबल फंड, ऐसे फंड जो लैप्स ना हो, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए, ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं क्या। और अक्टूबर में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कुछ अवार्ड के रूप में कितना पैसा दिया जाए, ये भी आप बताइए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया जाए, तो वो भी आप हमको सजेस्ट कीजिए। ये सब हम देखते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव में क्या है भाई, स्टेट का एफर्ट
टैक्स एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेट्स, यानी टैक्स का नेट बढ़ाएं और खूब ढेर सारा टैक्स कलेक्ट करें। पॉपुलेशन को कंट्रोल किया कि नहीं किया। पॉपुलिस्ट स्कीम्स, जैसे कि आपने इलेक्शन आ रहे हैं, फार्मर्स को लोन वेवर दे दिया, तो ऐसा एक्सपेंडिचर ना करें। पॉपुलिस्ट स्कीम में एक्सपेंडिचर जो स्टेट कम करेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। पावर सेक्टर लॉस, यानी बिजली की चोरी, जो आप कटिया डाल के और बिजली की चोरी करते हैं, जिस स्टेट में बिजली की चोरी जितनी कम होगी, पावर सेक्टर में लॉसेस कम होंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। एंड ओपन डेफिकेशन, अगर खुले में शौच जो कोई भी जाता है, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने खुले में शौच जाने को बंद किया होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स में उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। डेट्स एंड ग्रांट्स, ये तो डेट्स को समझते हैं। डेट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट बाजार से, मार्केट से कैसे पैसा बोरो कर सकती है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट तो आराम से पैसा बोरो कर सकती है मार्केट से, कैसे, जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी और पैसा बोरो कर सकती है। पर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती। मार्केट से अगर उन्हें पैसा बोरो करना है तो यूनियन के कंसेंट की जरूरत होती है, कि यूनियन अपना कंसेंट देगा तभी हो सकता है कि हम पैसा बोरो कर सकें। ऐसा आर्टिकल 293 कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। आर्टिकल 293 ये कहता है कि स्टेट्स कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट विथ यूनियन कंसेंट। विदाउट यूनियन कंसेंट बोरो नहीं कर सकता। अगर यूनियन की मर्जी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है, तो स्टेट मार्केट से पैसा बोरो नहीं कर सकता, स्टेट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता। तो अब स्टेट्स क्या कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फाइनेंस कमीशन कुछ ऐसा करे कि ये जो एडिशनल कंडीशन, तो अब यूनियन क्या कह सकता है, कुछ एडिशनल कंडीशंस रख सकता है कि अगर आपको मार्केट से पैसा बोरो करना है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, यानी ब्लैकमेलिंग कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरी चीज, ग्रांट्स। तो ग्रांट्स के लिए एग्जामिन वेदर टू अबॉलिश रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। तो स्टेट का जो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, डेली बेसिस पे स्टेट कुछ एक्सपेंडिचर करता होगा, स्टेट के पास कुछ रेवेन्यू आता होगा, उसका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है तो उसको घाटा हो जाता है, तो उसको कहीं से इतना पैसा बोरो करना पड़ेगा। पैसा बोरो करना है लेकिन पैसा बोरो कर नहीं सकते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के नाम पर पैसा देता है, वो ग्रांट्स देता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन को ये एग्जामिन करने के लिए बोला है कि क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को अबॉलिश कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए, ये पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो ये हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो प्रेसिडेंट ने एनके सिंह साहब को करने के लिए कहा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज है कि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में ये कहा गया, दिस इज अ एड कर्स। एड कर्स का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को पैसा दे दिया मुफ्त में, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो गए, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट जैसे कि मेघालय, मिजोरम, असम, और कुछ ये माउंटेनस स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। इन स्टेट्स को हम कुछ ज्यादा पैसा देते थे क्योंकि ये ऐसी जगह पर है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत चीजें करनी है, तो वहां पर पैसा ज्यादा देते थे। तो इनको हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया था और उनको ज्यादा पैसा देते थे। तो प्लानिंग कमीशन भी ज्यादा पैसा देता था और फाइनेंस कमीशन भी ज्यादा पैसा देता था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने यह पाया कि इतना पैसा देने के बाद भी यहां पर पॉवर्टी कम नहीं हो रही, गरीबी कम नहीं हो रही, यहां पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है, या तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद भी ये स्टेट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, पॉवर्टी रिमूव क्यों नहीं कर रहे, इनका जीएसडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा लगता है कि जो हमने पैसा दिया है उसकी वजह से ये सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। यानी पैसा देना ही एड मतलब किसी को सहायता देना, एड देना ही कर्ज हो गया है, क्योंकि इनको हम इतना पैसा देते हैं फिर भी आउटकम नहीं मिल रहा। आउटकम क्या है, पॉवर्टी रिमूव नहीं हो पा रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, जवाबदेही तय नहीं है, एंड पुअर गवर्नेंस, वहां पर सही गवर्नेंस नहीं है। इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन के जो TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एम है वो क्या है, फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर कैसे करेगा, किस बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर, अकाउंटेबिलिटी के बेस पर, समझ रहे हैं। तो 2016-17 से ये चीज हमने सीखी कि हमने जो इनको पैसा दिया, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं थी, गवर्नेंस पुअर था, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले कुछ डेवलप ही नहीं कर पाए। तो 15th फाइनेंस कमीशन को कहा गया कि आप ऐसा मत कीजिए कि किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को आप पैसा दे रहे हैं, ऐसा कीजिए ना कि जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करे उसको अच्छा पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। तो ठीक है भाई, हमने वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर पैसा दे दिया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंबाइंड, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के नाम पर स्टेट्स में भी आपस में पैसा बांट दिया। 15th फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट साहब ने क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए थे वो हमने देख लिया। स्टेट गवर्नमेंट क्यों दुखी थी, उन स्टेट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे वो भी हमने देख लिया। स्टेट गवर्नमेंट को ये सब मिल गया तो यूटी चिल्लाने लगा, यूनियन टेरिटरी, कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा,
है ना। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो 31 अक्टूबर 2019 को आया। यानी तो जम्मू एंड कश्मीर ये कहने लगा कि मैं तो स्टेट था, अब मैं यूनियन टेरिटरी हो गया हूं, तो मुझे तो अब कोई पैसा ही नहीं मिलेगा, यूनियन टेरिटरी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्यों भाई, वो यूनियन के अंडर है ना, उनको क्यों कोई पैसा मिलेगा, उनको थोड़े ना डिवोल्यूशन के नाम पर पैसा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को डिवोल्यूशन के नाम पर पैसा मिलेगा, यूनियन टेरिटरी तो यूनियन खुद ही चला रहा है, तो उसको क्या पैसा मिलेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो ये कहा गया कि भाई 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि 2015 से 2020 तक के हमारे क्या हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर 14 फाइनेंस कमीशन ने कुछ दे दिया था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम से 42% डिवॉल्व कर रही है, करिएगा ही करिएगा। लेकिन बीच में 2019 में इसको यूटी बना दिया गया, तो उनसे कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि आपको जितना पैसा मिलेगा, तो 31/10/2019 से 31/3/2020 तक, जब तक वो 14 फाइनेंस कमीशन का टर्म पीरियड खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको उतना ही पैसा मिलेगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप यूनियन टेरिटरी है, तो आपको यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन पैसा क्यों ही देगा, वो स्टेट्स को पैसा मिलता है डिवोल्यूशन के नाम पर। ठीक है, ये मुद्दा हमने समझ लिया। तो यूनियन टेरिटरी को पैसा नहीं मिलता, वो यूनियन का ही पार्ट है, तो यूनियन का पार्ट है तो उसको डिवोल्यूशन के नाम पर पैसा नहीं मिलता। चलिए, तो आपने वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के नाम पर ये सीख लिया। अब ग्रांट्स देख लेते हैं। तो ग्रांट्स क्या था, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स भी देती है। ग्रांट्स क्या होता है भाई, अनुदान। लोन्स क्या होता है और ग्रांट्स में क्या अंतर है। लोन का मतलब यह है कि हमने पैसा दिया, आपसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नाम पर पैसा वापस लेंगे। ग्रांट्स क्या है, मैंने आपको पैसा दे दिया और मैं देके भूल जाऊंगा कि मैंने आपको ऐसा कुछ दिया है ना। तो 15 फाइनेंस कमीशन ये भी बताता है कि यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स के नाम पर कितना पैसा दे। तो हम वाई वी रेड्डी साहब की बात करते हैं, 14 फाइनेंस कमीशन की। वाई वी रेड्डी साहब ने क्या कहा, सभी स्टेट्स को क्या बोला कि ऑल स्टेट्स को पैसा मिलेगा। ग्रांट्स किस बात के लिए मिलेगा, पीआरआई एंड यूएलबी, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज के नाम पर उनको ग्रांट्स मिलेगा। कुछ बेसिक ग्रांट्स होंगी, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होंगी। यानी बेसिक ग्रांट्स मतलब कुछ पैसा आपको दिया जाएगा, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होंगे, यानी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी आपको वो ग्रांट्स दिए जाएंगे। और सभी स्टेट्स को दूसरा ग्रांट क्या मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। यानी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी वहां पर अगर कोई डिजास्टर आता है मैनेजमेंट करने के लिए, वहां पर उनके लिए अनुदान उनको मिलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या 11 स्टेट्स को, यानी 8+3, 8 नॉर्थ ईस्ट वाले, याद कीजिए सिक्किम और वो 7 सिस्टर्स, +3 कौन कौन से, JNK, क्योंकि उस समय जब 14 फाइनेंस कमीशन था तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन सबको पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी दिए जाएंगे, ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि सभी स्टेट्स को पीआरआई और यूएलबी का ग्रांट्स मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स मिलेगा, और 11 स्टेट्स को 8+3 उनको मिलेगा पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ भाई, अब स्टेट्स का ये रेवेन्यू अकाउंट होगा, जैसे हमने पढ़ा था रेवेन्यू अकाउंट, और एक होगा कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट होंगे, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू से, तो क्या होगा भाई, डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट हो गया, लेकिन हमने वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम पर भी कुछ पैसा आया होगा इस स्टेट के पास, वो पैसा हमने ऐड कर लिया, फिर भी डेफिसिट का डेफिसिट ही रहा। लेट से अगर डेफिसिट के नाम पर 100 रुपए आ गए और हमने डिवोल्यूशन के नाम पर उस स्टेट को 20 रुपए मिले, तब भी 80 रुपीज का तो डेफिसिट ही रहा। तो पोस्ट डिवोल्यूशन, यानी डिवोल्यूशन होने के बाद भी रेवेन्यू डेफिसिट है किसी स्टेट का, तो उसमें भी हम ग्रांट्स देंगे उस रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट कवर करने के लिए। तो ऐसे ग्रांट्स को बोला हमने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो 14 फाइनेंस कमीशन के ये थे रिकमेंडेशंस ग्रांट्स के लिए। जब एनके सिंह साहब आए 15 फाइनेंस कमीशन, उन्होंने क्या कहा, समझिए इस चीज को। उन्होंने 5 ग्रांट्स की बात की, एक लोकल बॉडी ग्रांट्स, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड स्पेशल ग्रांट्स। ये 5 ग्रांट्स की बात उन्होंने की है। ठीक है, लोकल बॉडी ग्रांट्स में क्या होगा भाई, रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा मिलेगा। यहां पर तीनों टीयर होंगे, 5th एंड शेड्यूल 6 एरियाज होगा, वहां पर उनको पैसा मिलेगा। कुछ पैसा होता है टाइट ग्रांट्स, ग्रांट्स में कुछ पैसा ऐसा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो टाइट होता है, यानी आपको उनसे पर्टिकुलर काम ही करना है। जो पैसा होता है वो एकदम फिक्स होता है, टाइट होता है। यानी अगर मैंने आपको 100 रुपए ग्रांट्स में दिए हैं, तो मैंने आपको 40 रुपीज किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए दिए, आप वो पैसा उसी स्पेसिफिक काम में ही खर्च कर सकते हो। कुछ होते हैं अनटाइड ग्रांट्स, जैसे कि 60 रुपीज, इसमें क्या हुआ, अनटाइड ग्रांट्स, कहीं भी आप खर्च कर सकते हो, आपको जो भी मर्जी हो वो खर्च करो। ऐसा मत करना कि किसी की सैलरी पे करने लगा, ऐसा वाला काम नहीं। बाकी स्कीम में आपको जहां पर मन है वहां पर पैसा आप खर्च कर सकते हो। कुछ होते हैं टाइट, कुछ होते हैं अनटाइड। ठीक है,
अर्बन लोकल बॉडीज में कैंटोनमेंट बोर्ड्स को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अब कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, ये पॉलिटी से आप देख लीजिएगा। तो यहां पर मतलब कहने का मतलब लोकल बॉडीज को भी ग्रांट्स का पैसा मिलेगा। पोस्ट डिवोल्यूशन भी ग्रांट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी जब पहली रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने बोला था 14 स्टेट्स होगा, अभी वो बोल रहे हैं 17 स्टेट्स होगा। तो अब इतना माइन्यूट आपको जाने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितना होगा, बस ये समझिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दिए जाएंगे 17 स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू सेकंड रिपोर्ट ऑफ 2021 से 2026 15 फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। तो कुछ पोस्ट रिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दिए जाएंगे, लेकिन सभी स्टेट्स को नहीं, 17 स्टेट्स को। तो अगर लिख के आए कि ऑल स्टेट्स को दिए जाएंगे तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, समझते हैं आप डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए कैसे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में क्या है, एक एक्ट है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये कहा गया है कि आपके पास क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड दिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसमें भी दो कैटेगरी होंगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो रिस्पांस और मिटिगेशन में क्या अंतर होता है आप देख लीजिएगा। रिस्पांस में 80% दिया जाएगा और मिटिगेशन के नाम पर 20% दिया जाएगा, सेम एज स्टेट्स के लिए भी उतना ही पैसा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स भी दिए जाएंगे। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स होंगे, कुछ सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन सेक्टर, उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रांट्स भी देंगे और कुछ स्पेशल ग्रांट्स देंगे। स्पेशल ग्रांट्स क्या होगा भाई, 14th फाइनेंस कमीशन ने कुछ पैसा दिया होगा डिवोल्यूशन के नाम पर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के नाम पर, कुछ 15th फाइनेंस कमीशन ने पैसा दिया होगा, लेकिन दोनों की क्राइटेरिया अलग है पैसा देने का। तो हो सकता है कि उसकी वजह से किसी स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के कंपैरिजन में 15th फाइनेंस कमीशन ने कम पैसा दिया हो सकता है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने 100 रुपीज दिया हो, 15th फाइनेंस कमीशन ने 80 रुपीज ही दिए हो। तो वो 20 रुपीज की भरपाई के लिए हम ऐसे ग्रांट्स देंगे, क्या होगा उसका नाम होगा स्पेशल ग्रांट्स, ताकि जो 14th फाइनेंस कमीशन ने जितना पैसा दिया एटलीस्ट उतना पैसा तो हमने 15th फाइनेंस कमीशन ने भी दिया हो, ये इंश्योर करने के लिए आफ्टर डिवोल्यूशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के बाद। तो ये दोनों जोड़कर, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गई ग्रांट्स की बात। तो बस ये कंबाइंड ग्रांट्स हमने कंप्लीट कर लिया, वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही है। और लास्ट में चलते चलते एक और चीज है, इसको भी पढ़ते चलिए, फिस्कल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन रोड मैप। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यूनियन को कहा कि अपनी जीडीपी का 4% आपको रखना है बाय 2025-26। तो फिस्कल डेफिसिट कितना इंश्योर करना है आपको, 4% ऑफ जीडीपी। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आपको 2025-26 तक जीडीपी का 4% आपका फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये बताने मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है। स्टेट्स को क्या बोला, 2021-22 में आप 4% ऑफ जीडीपी करना, फिर 22-23 में आप 3.5% ऑफ जीडीपी करना, और 23 से 26 में आप 3% ऑफ जीडीपी तक अपना फिस्कल डेफिसिट ले आना। तो स्टेट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट करने के लिए बोला और यूनियन को अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये उन्होंने एम दिया है कि आप ये करने की कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं फिस्कल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन रोड मैप। रोड मैप क्यों है भाई, क्योंकि ये रास्ता दिया है कि आपको 2025-26 तक अपने जीडीपी का 4% फिस्कल डेफिसिट लाना है। अभी तो ज्यादा चल रहा है और कोविड की सेकंड वेव आने के बाद भी अब तो ये थोड़ा और बढ़ने वाला है ऐसा लग रहा है। और इकोनॉमी में भी अब लगता नहीं है कि जिस तरह से वी शेप जीडीपी रिकवरी की बात हुई थी कि 11% का हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, अब वो हो पाएगी। अब ये संभावनाएं तो कम दिखती हैं। तो इसके साथ ये पूरा यूनिट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। पूरा फाइनेंस कमीशन का मैंने वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, सारे क्राइटेरिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और ये भी बताया कि ग्रांट्स के नाम पर 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना कितना पैसा दिया, स्पेशल ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, लोकल बॉडी ग्रांट्स एंड कंसोलिडेशन मैप क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड मैनेजमेंट रोड मैप क्या है यूनियन के लिए एंड स्टेट्स के लिए। तो आई होप कि गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ये यूनिट मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन। तो यूनिट नंबर 4 इन्फ्लेशन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी डाउट्स का आपका जवाब दूंगा। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।